नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम आज की मुलाकात। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी खास शख्स से। हमारे सामने जो शख्स है वो बहुत खास इस मायने में है कि बचपन से ही आरएसएस से जुड़ गए, बजरंग दल से भी जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी में आए और एक बार जो जीत का सिलसिला शुरू किया तो वो थमने का नाम नहीं लिया। और एक बड़ी खूबी है आप में कि आप अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करते हैं। ये हम इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि 2017 में जितने मार्जिन से जीता, 2022 में उस मार्जिन को करीब करीब दुगना कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही पढ़े लिखे, एमए किया, एलएलबी किया मेरठ यूनिवर्सिटी से, और आज वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का विभाग देख रहे हैं। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री हैं सुनील कुमार शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बचपन से ही आप आरएसएस से जुड़ गए, झुकाव कैसे हुआ? एक्चुअल हमारा ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन गांव से हुई है, बल्कि क्योंकि एमए फर्स्ट ईयर तक भी मैं गांव में ही रहा। पिताजी शिक्षक थे, लेकिन पिताजी 1942 में संघ से जुड़े थे। तो हमारा 1942 में पिताजी संघ के स्वयंसेवक बने थे। तब वो मेरठ में पढ़ते थे, विद्यार्थी थे। अपने विद्यार्थी जीवन में आरएसएस से जुड़े और उसके बाद तो वही परिवार में सबका संघ के जो प्रचारक के अधिकारी हैं उनका आना जाना था, तो सारा परिवार ही संघ का से जुड़ा था। मेरे बड़े भाई भी, मैं भी। आपने वो राम जन्मभूमि का आंदोलन बड़े करीब से देखा जी, और उसमें पार्टिसिपेट भी किया। वो एक हफ्ता आप वहीं रहे अयोध्या में, शायद, जहाँ तक मुझे जी। तो वो कैसा रहा अनुभव आपका? मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है 6 दिसंबर 1992, जब वह विवादित ढांचा का ध्वंस हुआ और श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के मंदिर का कच्चा ही सही, एक तंबू में ही सही मंदिर बना और वो कलंकित करने वाला ढांचा हटाया गया। वर्तमान में भव्य मंदिर है भगवान राम का। जी। तो लगता है कि वो मेहनत जो कभी की थी वो रंग देखिएगा, मेहनत क्या है, 500 वर्षों का संघर्ष है। 2 नवंबर को निहत्थे कार सेवक मार दिए थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, उन पर गोलियां चलाई गई। पूरा अयोध्या की गलियां लाशों से पटी हुई थी, सरयू का पुल लाशों से पटा था, सरयू का पानी लाल हो गया था। तो नरसंहार उस वक्त मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, इन लोगों के द्वारा किया गया था। तो बहुत लोगों का, मैं कहूँगा, राम जन्मभूमि के लिए अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन कहा जाता है कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस समय उनके खास अधिकारी हुआ करते थे नृपेंद्र मिश्रा। मेरी तो जानकारी में ऐसा नहीं है जी। और लेकिन अधिकारी तो वही करता है ना जो मुख्यमंत्री कहता है। ये बात आपकी ठीक है। अधिकारी तो 1992, 6 दिसंबर 1992 को भी वही थे, पुलिस भी वही थी जी। लेकिन कल्याण सिंह ने कहा, बाबूजी ने, कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो कर दूंगा पर कंटेम्प्ट ऑफ गॉड नहीं करूंगा, कोई गोली नहीं चलाएगा। ये जो जीत का सिलसिला था, आपने उसको आगे बढ़ाया। 2017 में भी आप विधायक बने जी। करीब 1.5 लाख मार्जिन से आपने जीत दर्ज किया। 62% वोटिंग का टोटल 62% आपने वोट हासिल किया। जी। कैसे किया ये करिश्मा? दरअसल 2017 का जो इलेक्शन था ना जी, उसमें प्रत्याशी इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। पूरे प्रदेश मोदी जी की लीडरशिप में वो चुनाव हुआ था और नोटबंदी के समर्थन में जनता खड़ी थी। आम आदमी खड़ा था नोटबंदी के समर्थन में। तो लोगों ने, जहाँ से हमको उम्मीद थी कि यहाँ हमको बहुत कम वोट मिलेगा, वहाँ भी भरपूर मात्रा में वोट दिया। 2022 में माफ कर, आपने पूरा रिकॉर्ड ही बना दिया। आप 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। अगर मैं टू बी प्रिसाइज करूँ, 2,14,300 जी, और 68% वोट, 68% मिला था। तो ये बिल्कुल ठीक था। अब की बार 2017 में
केवल मोदी जी थे, इस बार योगी जी भी थे। 2024 में आपको फिर आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जी, आप जी। वर्तमान में आप इलेक्ट्रॉनिक और सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग मुझे IT दिया विभाग है। देख रहे हैं। आपके पास बहुत ही बड़ा विभाग है, दो विभाग है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग में क्या उपलब्धि आपने हासिल की है? हमारी सरकार आने के बाद आज उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में नंबर 1 है। जी। हम पहले मोबाइल इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट करते हैं, और भारत में जितना मोबाइल बन रहा है उसका 65% मैन्युफैक्चरिंग यूपी में यूपी में होता है, बिल्कुल। जितना कंपोनेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे देश में बनते हैं उसके 55% अब यूपी में बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। अब हमने चिप बनाने की कंपनी भी हमारे यहाँ लग गई है, फॉक्सकॉन ने लगाई है नोएडा में। माइक्रोसॉफ्ट को भी हम ले आए हैं, सिर्फ डेटा सेंटर्स ला रहे हैं। तो ये हमारा जो नेतृत्व है योगी जी का, उनके नेतृत्व में जो कार्य करने की छूट मिली है और उनका जो मार्गदर्शन है उसका नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी राज्य के रूप में बढ़ करके आज 75,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। जी जी। सिर्फ IT इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें, आप सफिशिएंट मानते हैं इसको कि या नहीं? संतुष्ट तो कभी होना ही नहीं चाहिए। जी जी। हमको तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो हमें संतुष्ट हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी हम ड्रोन सिटी बना रहे हैं, हम AI सिटी बना रहे हैं, IT सिटी बना रहे हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में योगी जी के। अगर थोड़ा और विस्तार से बता पाए, ड्रोन सिटी कहाँ पर बन रही है? ड्रोन सिटी का कानपुर में प्रस्तावित है जी। AI सिटी और IT सिटी लखनऊ में हम बना रहे हैं। अभी हम 2 U हब बना रहे हैं इनोवेशन के लिए, एक नोएडा में, एक हमने कैबिनेट ने पास किया है। हमने स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट बना रहे हैं। अभी तक स्टार्टअप के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी। उसमें जो IIT है या इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अनुभवी प्रोफेसर्स लोग होंगे, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनकी गाइडलाइन में, उनके गाइडेंस में स्टार्टअप काम करेंगे। इसलिए उन्हें एडवाइजरी कमेटी उसमें बनाएंगे। अलग इंडिपेंडेंट स्टार्टअप मिशन होगा, वो किसी और ये कमेटी बनाकर, वो सोसाइटी बना करके एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड होगी, इंडिपेंडेंट बॉडी काम करेगी। तो उससे उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। एक अपनी CWC भी बनाया। आप आजकल देख रहे हैं कॉमन जो वो होते हैं, जिसके साथ लोगों को घर बैठे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। जी जी। तो करीब 1,80,000 है, या ये इसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं अभी? वो तो चलता रहता है, बढ़ाएंगे भी। वो तो जो आवश्यकता के अनुसार, मांग के अनुसार काम होगा। अच्छा, हम स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो यूपी में स्टार्टअप, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत वो इम्पॉर्टेंट है, लोग लगातार लगा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि अभी आपको इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है? वो श्री रामचरितमानस में जी, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ने कहा कि मेरे ऊपर बैठ के कुछ देर विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। वाह, क्या बात। तो कोई विश्राम लेने की तो परिस्थितियाँ ही नहीं है। हमको अभी तीसरी इकोनॉमी बनना है, तो तीसरी पर रुकना नहीं है। जी। मोदी जी ने कहा 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो बनाना है। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, हर व्यक्ति को करनी होगी। मैं 2 जगह मेरे कार्यक्रम थे, मैंने दोनों जगह कहा, मन का हम अमेरिका की तरफ ना देखें, हमें चाइना से अमेरिका तो कुछ दिन बाद, जी जी, बहुत लंबा भविष्य उसका नहीं है। वो तो डॉलर जब तक बिजनेस चल रहा है। नहीं, आज उसने बड़ा काम किया। उसने वो AI में भी अमेरिका को कम्पीट कर रहा है और सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो हमको देखना होगा जी, और उसके हिसाब से आगे बढ़ना होगा। चलिए सर, ये तो बहुत उपलब्धियों की बातें, थोड़ी चुनौतियां भी हैं, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं और तमाम चुनौतियां भी हैं, उन चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में 2027 का चुनाव भी सामने है, तो क्या अब सुनील जी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके खुद जीत दर्ज करेंगे? और दूसरा, उत्तर प्रदेश की सरकार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, उसमें उनका कितना योगदान होगा और क्या ये हैट्रिक लग पाएगी? और जेनजी का जो आंदोलन है, इस पर भी सब चर्चा करेंगे। सर, तमाम उपलब्धियां हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। हम स्टार्टअप की बात करें, युवा तमाम स्टार्टअप बनाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई स्टार्टअप हमने देखे हैं जो समाप्त हो जाते हैं। वो समाप्त ना हो पाए, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिएगा, स्टार्टअप का जो ओरिजिन है वो इजराइल से जी। और इजराइल का स्टार्टअप का रिकॉर्ड ये है कि वह 8% सक्सेस रेट है। जी। 92% फेलियर होता। जी। हमारा उनसे बहुत अच्छा।
100% तो सक्सेस नहीं हो सकती। जी ये तो एक प्रयास है। जी हम इनोवेशन कर रहे हैं ना, हमने कोई प्रॉब्लम देखी, उसके लिए या कोई आइडिया दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जी अब वो प्रयास है, जो आइडिया है हमारा, वो सक्सेस भी हो सकते, नहीं भी हो सकते, इसकी चिंता नहीं करनी। अगर आइडिया है तो कोई तो उसको हमको आगे बढ़ना है, उसके लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। आप शुरू कीजिएगा, सरकार आपको उसमें सहयोग करेगी, आर्थिक सहयोग करेगी, और बहुत सारे स्टार्टअप बड़े आगे बढ़ते हैं, यूनिकॉर्न बनते हैं। आपने 2025 से 2031 की एक पॉलिसी बनाई है, क्या है वो पॉलिसी और कैसा देखते हैं भविष्य उससे का? बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने बताया ना कि हमने स्टार्टअप पॉलिसी भी जारी की है जी, और उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका क्रियान्वयन ठीक से हो, अधिक से अधिक लोग स्टार्टअप सक्सेस हों, इसके लिए हमने स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट का अलग सेक्शन किया। स्टार्टअप मिशन में केवल ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी भी होगी, लेकिन उसकी जो एडवाइजरी कमेटी होगी, जिसका मेन फंक्शन रहेगा, उसमें आईआईटी के प्रोफेसर्स होंगे, कुछ उद्योगपति होंगे, कुछ यूनिकॉर्न होंगे। वो ऐसे उनको एक सिलेक्टेड लोगों की एक टीम होगी। जब उनकी गाइडेंस में वो स्टार्टअप होंगे तो ज़्यादा सफलता की संभावनाएं होंगी, क्योंकि उनका अनुभव है और उस फील्ड का उनका स्टडी है। तो ये हमने किया है, तो ये बहुत सक्सेस होगा इससे। ये तो उपलब्धियों की बात होगी। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो अनइवन बैलेंस है। मतलब हम अक्सर पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वो पीछे छूट जाता है, लैगिंग बिहाइंड है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ज़्यादातर मोबाइल की कंपनियां हो या कोई भी कंपनियां हो वहीं जाना चाहती हैं। तो इसको कैसे दूर करने की कोशिश करेंगे आप? ये सभी जगह होता है जी। एक हब बनता है, जैसे बेंगलुरु में हाईवे आईटी हब बन गया, हैदराबाद में आईटी हब बन गया। हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे प्रदेश में अलग अलग किस्म के उद्योग लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनते एक शुरुआत की थी जी। मैं कहता हूँ वो शुरुआत जो है, आज जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है जी। बजट अखिलेश यादव जी की सरकार का अंतिम बजट 3,36,000 करोड़ रुपए था जी। और योगी जी की सरकार का 9,12,000 करोड़ है। लगभग 6,00,000 करोड़ रुपया कहाँ से आ गया? नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि बजट पूरा खर्च नहीं होता है और उसको अगले बजट में जोड़ दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपके सामने आएंगे। हम तो पूरक अनुपूरक ला रहे हैं जी। जी जी। वो कह रहे पूरा खर्च नहीं होता, हम अनुपूरक बजट का और बढ़ा रहे हैं उसको। अनुपूरक जोड़ दिए जाएंगे तो वो अमाउंट और आगे बढ़ जाएगा। ये इसलिए संभव हुआ कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर जिले में जो हुनरमंद लोग थे, जो स्थानीय कारोबार था, वो ठप हो गया था। योगी जी ने उसको आगे बढ़ाया। उनके जेब में पैसा आया है, उनकी जेब में आया तो मजदूरों की माया, मजदूरों की माया तो व्यापारी की माया, तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ा है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आया ना, हर जिले में कि किसी ने, बनारस एक तरफ है लेकिन साड़ियों का कारोबार बढ़ा, भदोही में वो तो ठीक है, लेकिन आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें ना, मैं आता हूँ जी, उसी चीज़ पर आ रहा हूँ जी, कि पहले हमारी सरकार ने जो उद्योग जहाँ पनप सकता है जी, उसको वहाँ बढ़ाने का प्रयास किया और बढ़ाया है प्रोडक्ट। अब वो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अभी नोएडा से हम देखिए, आईटी सिटी हम लखनऊ में बना रहे हैं, एआई सिटी हम लखनऊ में बना रहे हैं, हम ड्रोन सिटी कानपुर में बनाएंगे। तो आए ना हम एनसीआर से 500 किलोमीटर बनारस में भी आप कुछ, अब नोएडा से 500 किलोमीटर आगे है ना। अब आप और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल एक साथ नहीं हो सकता जी जी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हम Tier 2 और Tier 3 सिटी में भी पहुंचे। मैं वहीं पर आ रहा था सर, Tier 2 और Tier 3 सिटी की बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है अभी हम, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखिएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो हम प्रत्येक गाँव में दे रहे हैं जी। अभी हमारा मिशन, लेकिन वो स्पीड नहीं है सर। स्पीड की देंगे ना। गंगा मिशन जो लॉन्च किया है उसको जरा देखिए, उसके जाने के बाद हर गांव में ब्रॉडबैंड जाएगी,
हर गांव में उसका लिए केंद्र बनाएंगे, एक वो उसका एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देंगे। वो बहुत बड़ा हमारा मिशन गंगा जो है जी, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उससे गांव-गांव तक हम पहुंच जाएंगे। कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये मिशन गंगा? चल रहा, शुरू हुआ, अभी लॉन्च किया पिछले। एक दूसरी और बड़ी प्रॉब्लम है सर, चाइना में हम देखें या अमेरिका में बात करें तो वहाँ पर स्किल्ड लेबर बहुत है, मैनेजेरियल भी बहुत स्किल्ड है, लेकिन भारत और यूपी की खासकर हम बात करें तो यहाँ पर स्किल्ड लोगों की बड़ी काफ़ी कमी है। अब नहीं है जी, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी में हर क्षेत्र में अब इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे सब जगह है। और हमने उनसे भी कहा है, जो इंडस्ट्री है, कि आप बताइए आपको किस तरह की एजुकेशन के बच्चे चाहिए, हम वैसे ही देंगे। उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। और अब केवल इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में नहीं है, नोएडा में नहीं है, बनारस में भी है, अब गोरखपुर बलिया में भी है। तो वो धीरे धीरे फैल रहा है। ये बात ठीक है कि ईस्टर्न यूपी शुरुआती दौर में जी जी रहा, तो अब उसी गति से तो आगे बढ़ेंगे ना। एक और सवाल है कि कंपोनेंट को लेकर के जहाँ तक बात की जाए तो उसकी जो चेन बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई है। आज भी हम लोग काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट ही कर रहे हैं, इंपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। जो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए सरकार की जी एक पॉलिसी आई है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। जी और आप सोचेंगे उसके जो आइटम्स हैं, निश्चित आइटम्स हैं, उसके लिए सरकार ने कहा है 100% सब्सिडी है। कितनी? 100%। यानी कि जितना कैपिटल मनी होगा उसका 50% भारत सरकार देगी, और जितना भारत सरकार देगी उतना ही उत्तर प्रदेश सरकार देगी। लेकिन ये PLI है, प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट। आप उत्पादन करेंगे उसमें सरकार को भी कोई नुकसान नहीं होने, क्योंकि जब वो उत्पादन करेंगे तो टैक्स आएगा, GST आएगा, हम उनको देते रहेंगे, लेकिन जो लगाएंगे उनको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा। तो इससे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। इनको प्रोत्साहन देने के लिए ये एक बड़ी बात है कि आप 100% उसमें दे रहे हैं। लेकिन हम फिर से अपने सवाल पर आते हैं सर, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, जी, ये तो आपने हब बना दिया है, यहाँ पर IT सेक्टर का हब बन गया है, लेकिन हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में कब जाएंगे? आपको क्या लगता है कि कब तक पहुँच पाएंगे वहाँ? अभी हम लखनऊ में एस्टेब्लिश हो जाएं ठीक से। अभी देखिएगा TCS लखनऊ में, जी TCS अपना विस्तार कर रहा है, जी, HCL भी अपना विस्तार कर रहा है। मुझको लगता है कि दोनों का जब एक्सपेंशन यहाँ होगा तो कई हजार बच्चे जी एडजस्ट होंगे, वो सब यहीं के होंगे, नोएडा का नहीं आएगा, यहीं के होंगे। तो वो जब यहाँ हो जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ेगा। चलिए, अब ये तो हो गया आपके विभाग की बात। कुछ और अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो मुझे लगता है अब थोड़ी राजनीति की बात भी कर लेना चाहिए। 2027 का चुनाव सामने है, कैसा देख रहे हैं आप इस चुनाव? 2027 में हम 2017 को दोहराएंगे। 2017 की तरह हम सपा जो है वो साफ हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व। क्या ये सपा उसी तरह साफ होगी जैसे TMC साफ हो गई है वेस्ट बंगाल में? उससे बुरा हाल होगा, लोगों का मोहभंग हो चुका है जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के विषय में एक कहावत है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो सरकार बनाती है, चुनाव नहीं जीतती है तो सरकार, और तब तो और ज़्यादा सरकार बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। तमिलनाडु में तो नहीं बनाई हमने तमिलनाडु और केरल में तो आपका कोई स्टेक नहीं है सर ना? हिमाचल जी, ठीक। जहाँ हमारा बहुमत है हम वहीं सरकार बनाते हैं। अच्छा, कांग्रेस को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस लगातार लड़ रही हो और वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जी अभी 2024 के लेकिन वापस के बजाय वो और खोती जा रही। नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा किया, 6 लोकसभा सांसद चुन के आए उनके, एक से बढ़ के 6 हो गए। वो बंगाल से साफ हो गए, जी, बिहार से साफ हो गए, महाराष्ट्र से साफ हो गए, दिल्ली से साफ हो गए, हरियाणा से साफ हो गए। तो अब ये इसे क्या कहेंगे आप? आसाम से साफ हो गए, मणिपुर से साफ हो गए, बच्चे कहाँ हैं भाई? अभी 5 राज्यों में सरकार है उनकी, वो भी खत्म हो जाएगी। कभी पूरे देश पर राज होता था उनका। अच्छा, यूपी की हम बात करते हैं सर, यूपी में वापस आते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव मिल के लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दे नहीं तय कर पा रहे कि कौन से मुद्दे हों। हमने संसद में भी देखा, अखिलेश मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उसका मुद्दा उठाना चाह रहे हैं,
कांग्रेस उससे बचने की कोशिश कर रही, कैसे देखते हैं आप इसको? मुद्दा तो जनता तय करेगी जी, वो बनाते रहें। जो जनता ने मुद्दा तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से अपराधीकरण का खात्मा किया है, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट किया है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण दिया है, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दुगनी की है, उत्तर प्रदेश में आज स्पीड तेज है, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया है, उत्तर प्रदेश में ज़रूरतमंद जो शिक्षक थे, शिक्षा मित्र थे, सबका वेतन बढ़ा, हर वर्ग का ध्यान हमारी सरकार ने रखा है। तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने तो एजेंडा तय कर लिया है कि बीजेपी को लाना है। लेकिन अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं और उसी पीडीए के दम पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में 37 लोकसभा की सीटें जीती। पीडीए के बल पर नहीं जीती जी, उन्होंने झूठ फैलाया जी, कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी। वो झूठ में लोग फंस गए, लेकिन उसके बाद झूठ का एक्सपोजर हो गया तो कहाँ है, जितने भी उपचुनाव हुए सब हारे, तो वो खत्म हो चुका होगा। अच्छा, ये जेनजी का आंदोलन हुआ जी, जंतर मंतर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिएगा इसे दो भाग में बांट दीजिए। जी, जैन जी आहत था, ये बात ठीक है, लेकिन जंतर मंतर पर हुए आंदोलन की जिस प्रकार की रील्स आई हैं वो जैन जी नहीं हो सकते। भारत का जैन जी तो बहुत अच्छा, बहुत समझदार है और बड़ा संस्कारी है, वो देश का उज्जवल भविष्य देखना चाहता है। तो जिस प्रकार की अश्लील अशिष्ट भाषाओं का की रील्स आई हैं तो उसे तो आप जैन जी नहीं कह सकते। जैन जी तो वो है जिसने नीट का एग्ज़ाम दिया है, जी, जिसने नीट का एग्ज़ाम दे करके सफलता हासिल की है और उसका उत्सव मना रहे हैं, दाखिले ले रहे हैं। अब जो कुछ हुआ वो किसी दुर्घटना पर जी, का लाभ उठाने की प्रयास किया गया कुछ दलों के द्वारा मिलकर के। नीट की परीक्षा लीक हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बहुत बार हुई है। अभी ये जो केजरीवाल भाषण दे रहा है, इसके पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ फार्मेसी का। तो चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक झूठ बोल रहे हैं, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। जी। तो कांग्रेस के समय में भी लीक हुए, सब ये अखिलेश यादव के समय में कांग्रेस के समय में 22 पेपर लीक हुए, आपके समय में 152 लीक हुए। अब ये आंकड़ा कहाँ से आ गया जी? संसद का आंकड़ा सर ये। संसद का मैंने तो नहीं जानकारी। जी, बहरहाल लीक हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन सरकार ने उन लोगों को जो उसके अपराधी थे उनको पकड़ा, जेल भेजा, उन पर कार्रवाई कर रही है। परीक्षा को रद्द किया और रद्द करके दोबारा से सफलतापूर्वक बिना लीक के परीक्षा कराई। अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो एक ही परिवार के, एक ही खानदान के, एक ही जाति के लोग एसडीएम बनते थे। वो क्या था जी? नहीं, लेकिन वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि 65 में 58 कैसे बन गया, आज तक कोई लिस्ट आई नहीं सामने। किसकी लिस्ट नहीं आई? कि वो 58 एसडीएम एक साथ सिलेक्ट हो गए यादव, वो लिस्ट कभी सामने नहीं आई। हुए या नहीं हुए बताए वो तो बना कर रहे नहीं आ रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। जैन जी के आंदोलन के बाद एक और चुनौती है, उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। कल कुछ विद्यालयों में ये आंदोलन हुआ। क्या? जैन अल्फा जो उनसे छोटी जनरेशन है वो भी आंदोलन शुरू कर रही है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है स्कूल कॉलेजों का। अच्छा अच्छा, अगर कोई बात है तो सरकार बहुत गंभीर है, उनकी बात को सुना जाएगा। आंदोलन की जरूरत नहीं है जी, अपनी बात रखें और उसको ध्यान में दिया जाएगा। अच्छा, आप सर राम मंदिर मुद्दे से लंबे समय से जुड़े रहे, आपने इतना, आप उसके लिए जेल भी गए, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, चढ़ावा जो चोरी हुआ, उसको आप कैसे, कितना आहत हैं आप उसको लेकर के? देखिएगा, ये मुद्दा लोगों ने पॉलिटिकल इसको कैश करना चाह रहे हैं जी। लोग श्रद्धा और आस्था से चंदा देते हैं, समझिए। जो लोग इस पर भाषणबाजी कर रहे हैं उनसे पहले पूछो उन्होंने कभी दिया क्या? जी, उन्होंने तो सदैव राम मंदिर का विरोध किया। जी, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून दिया,
रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई, जी कभी राम मंदिर गए नहीं, वो चर्चा कर रहे हैं। जिन्होंने चंदा दिया वो निश्चित रूप से उनको पीड़ा पहुंची होगी, जी लेकिन चंदा चोरी करने वाले मुलजिम पकड़े गए, जेल गए, उन पर कार्रवाई हो रही है। जी बहुत छोटे, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बहुत छोटे ड्राइवर और इन सबको नहीं, पकड़ पहले के- अखिलेश यादव ये बताएं कि टीनू यादव का और उनका क्या संबंध था। जी उनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए। टीनू यादव राम जन्मभूमि ट्रस्ट का उनका सहयोगी था, जी वो चंपत राय जी का ड्राइवर है, हाँ लेकिन चंपत राय जी का रखा सहयोगी तो चंपत राय जी ने उसको। रखा। जी मैं कहता हूं कि धोखा तो किसी के साथ भी हो जाता है। ठीक बात। मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि कई बार व्यक्ति प्लांट किए जाते हैं, और संत पुरुष है। माता सीता का भी अपहरण हो गया था, ये बात आपने ठीक की। तो जी लक्ष्मण को सजा नहीं देंगे आप रावण को दंडित करेंगे। अगर ये लोग होते तो कहते रावण का कहो, रावण का क्या मतलब है, लक्ष्मण को सजा दो भाई। एक बात क्यों नहीं बताते अखिलेश यादव जी कि टीनू यादव का और उनका क्या संबंध है, वो क्या बात होती थी। बिल्कुल। मैं तो ये कह सकता हूं कि मुझे पूरा संशय है, इसकी जांच हो जाएगी कि टीनू यादव को प्लांट किया गया, टीनू यादव के माध्यम से सारी चोरियां कराएगी ट्रस्ट को बदनाम करने के लिए। ये बड़ी बात है। लेकिन अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर आपको इससे कितना धक्का लगा, क्योंकि आप बड़े दिल से और बड़े मन से वहां पर। मेरे लिए यह है कि लोगों आस्था के साथ चंदा दे रहे हैं, लेकिन ये भी सत्य सब लोगों को मालूम है कि जो चोर थे उनको ट्रस्ट के लोगों ने पकड़ लिया था जी और उनसे वसूली भी कर ली गई थी। ऐसा नहीं है कि वो लेकर के भाग गए हों, उनसे वसूली भी हो चुकी थी और कार्रवाई हो रही थी। उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, बस इतना ही था, क्योंकि नहीं चाहते थे कि भाई काम करने वाले कर्मचारी हैं और चोरी तो कहीं भी हो सकती है। सवाल ये है कि जिन्होंने चोरी करी वो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, उन पर कार्रवाई किया नहीं, वो हो रही है। समय बहुत कम है हमारे पास, एक छोटे छोटे सवाल दो और ले लेते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आप कैसे देख रहे हैं 2027 के चुनाव में? अब बहुजन समाज पार्टी का वजूद तो लगभग ख़त्म है। जी SC ST की समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ही सब सर्व समाज का हित करने वाला दल है, जी तो सब लोग भाजपा के साथ हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है सर, 2027 के चुनाव में आपने कहा 17 रिपीट करेंगे, क्या फिर से 300 के पार जाएंगे? कितना उम्मीद कर रहे हैं आप? अब मैं ये आंकड़ा नहीं कह सकता कि हमें कितनी सीट मिलेंगी, लेकिन 17 से ज़्यादा मिलेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये है IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी, जो मैं बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में 2017 वाला अपना जो टारगेट है उसको रिपीट करेगी और सरकार बनाएगी, यहाँ पर हैट्रिक लगाएगी। उसके अलावा जो आपके विभाग हैं, चूँकि युवाओं से जुड़े हुए हैं, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए हैं, तो वो विभाग भी इसमें काफ़ी अहम योगदान देगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2027 का चुनाव में क्या होता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष एक ऐसे ही शख्स के साथ।